Assalamu alaikum. This is day 6 of maintenance engineering lectures. Today we are going to discuss the predictive maintenance. In predictive maintenance, we have to predict the failure. So we would monitor the health of the equipment, whatever we want to maintain, and from different readings using different gauges, different techniques, different non-destructive tests, we would be estimating the remaining life of the equipment. And when we understand that the equipment is going to fail, so we would be arranging the maintenance according to schedule. So that is the predictive maintenance and the advantage of predictive maintenance. That is, we would be utilizing full life of the equipment, which is compared to the preventive maintenance, better in the sense that in the preventive maintenance, you are following the industrial averages, and when it has completed certain number of hours of duty, you just replace it. Here you are spending more on its inspections and taking care, but you save on the equipment life, that is you utilize it to the full capacity. अगर 18,000 से घंटों का उसकी लाइफ है तो पूरे 18,000 ही आप यूटिलाइज कर सकते हैं. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ऐसा नहीं है, उसमें आप 12 या 14 या इस तरह या 15 आवर्स का यूज कर लेते हैं और उसके बाद उसको रिप्लेस कर लेते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. बोथ आर प्रोएक्टिव, यानी फेलियर से पहले ही आप एक्शन लेते हैं. सो डिफिनेशंस कई हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने दो कंपैरिजंस कर दी हैं डेफिनेशंस की. दैट इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज मॉनिटरिंग द वाइब्रेशन ऑफ a rotating machinery in an attempt to detect incipient problems and to prevent catastrophic failures. So जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है, इसमें सबसे ज्यादा जिसको हम अहमियत देते हैं दैट इज वाइब्रेशन एनालिसिस. तो हम जो रोटेटिंग मशीनरी है उसकी वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और उससे अंदाजा करते हैं कि इसका जो कंडीशन है वो अब कैसा है, ये मजीद कितना चल सकता है. सो वाइब्रेशन का आप लोग अंदाजा कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि हम जब नई कोई इक्विपमेंट बनाते हैं तो उसके क्लोज टॉलरेंसेस होते हैं बियरिंग्स पे. बाकी तो जाहिर है आप चेंज नहीं करते, उस पर जो पुली लगी हुई है, गियर लगा है, वो तो उसी तरह लगा है, तो उसकी जो वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वही होती हैं, चेंज नहीं होती. लेकिन अगर वो जो चलते हुए उसके जो बियरिंग्स हैं जहां से वो सपोर्टेड है वहां वियर हो जाता है, तो उस वियर की वजह से उसमें थोड़ा सा स्पेस आ जाता है और उस स्पेस की वजह से वो जरा ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और जब ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो एम्पलीट्यूड्स वगैरह वो चेंज हो जाएंगे और उसकी वजह से आप फेलियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस फेलियर को जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको आपने एलिमिनेट करना होता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मॉनिटरिंग है वो है वाइब्रेशन की. अब सेकेंड डेफिनेशन देख लें. इट इज मॉनिटरिंग द इंफ्रारेड इमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल switch gears, motors and other electrical equipment to detect developing problems. आपको अंदाजा हो रहा है, पहला जो है वो
जो बड़ी इक्विपमेंट्स हैं, बड़े बड़े शाफ्ट्स हैं, तो वहाँ पे रोटेटिंग मशीनरी का ज़्यादा ख्याल किया जाता है, तो वहाँ हम कहते हैं कि ये रोटेटिंग मशीनरी का ख्याल रखने के लिए है। लेकिन जब दूसरा आप देख रहे हैं, ये इस तरह का ज़्यादातर ऑयल फील्ड्स वगैरह में होता है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल स्विच गियर्स होते हैं, यानी कॉन्टेक्टर्स होते हैं, ब्रेकर्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं। तो आप उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। जब उनकी मॉनिटरिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं? आप मॉनिटरिंग ऑफ इंफ्रारेड इमेजेस। हमारे पास इंफ्रारेड कैमरास होते हैं, हम उनसे उनके थ्रू देखते हैं, तो हमें जो गर्म सरफेसेस हैं वो रेड नजर आते हैं, जो अ, ठंडे सरफेसेस हैं वो हमें ब्लू नजर आते हैं। तो इस तरीके से हमें उसका टेम्परेचर्स का अंदाजा होता है। इलेक्ट्रिकल करंट जब फ्लो करता है तो जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो चूंकि जो कॉन्टेक्टर्स हैं या ब्रेकर्स हैं, इसका यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लो एरिया जो इलेक्ट्रिकल करंट का है वो कम हो जाता है, तो इसलिए उसके गर्म होने का खतरा होता है। और जब वो गर्म होता है तो उसकी वजह से फेलियर हो सकता है। तो यहाँ क्या चीज हम कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंफ्रारेड इमेज। तो ये दो डिफिनेशंस हमने जान के इसी तरह की रखी हैं कि दे शुड नॉट बी कंप्लीट, क्योंकि हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, इसमें हम बहुत सारी चीजें डालना चाहते हैं। तो ये सिर्फ रोटेटिंग मशीनरी का देखभाल के लिए कोई तरीका नहीं है, और ये कोई इंफ्रारेड इमेजेस से अंदाजा लगाने का, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का तरीका नहीं है, ये उससे ज्यादा है। सो इसलिए हमने थोड़ा सा exaggerate किया. So the common premise of predictive maintenance is that regular monitoring of mechanical condition of machine train will ensure the maximum interval between repairs and minimize the number and cost of unscheduled outages created by machine train failures. Predictive maintenance is much more. तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये जो हमने दो डेफिनेशन दी हैं ये काफी नहीं है। तो क्या है ये? रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ मैकेनिकल कंडीशन ऑफ मशीन ट्रेन्स। जो भी मशीन ट्रेन्स हैं, चाहे उसमें स्विच गियर्स हैं, चाहे उसमें शाफ्ट्स हैं, हम उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, रेगुलर करेंगे, एंड इंश्योर मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन रिपेयर्स। और ऐसे तरीके हम अडॉप्ट करेंगे जिससे कि जो हम इंटरवल्स हमें मिलते हैं, हमें जाहिर है हम तो बनाते नहीं हैं, हमें मिलते हैं कि मशीन फेल ना हो। तो मशीन के फेलियर के दरमियान जितने टाइम आप बढ़ा सकते हैं, जाहिर है हम उसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन रिपेयर एंड मिनिमाइज द नंबर एंड कॉस्ट ऑफ अनशेड्यूल्ड आउटेजेस क्रिएटेड बाय मशीन ट्रेन फेलियर्स। तो अगर कहीं पे फेलियर होता है तो आउटेज आ जाएगा। आउटेज का मतलब कि फेलियर ब्रेक डाउन होगा, अनशेड्यूल्ड होगा, तो हम उनको कम करने की कोशिश करते हैं। सो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो है, जो हमने दो डिफिनेशंस अभी लिखी हैं, ये उससे ज्यादा है। तो ये क्या है? इट इज द मीन्स ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्लांट्स। तो जिस तरह के हम शॉर्ट साइटेड नहीं बनना चाहते, जो ऊपर हमने डिफिनेशन की है, तो दैट वुड हैव बीन शॉर्ट साइटेडनेस। तो हम इसको जरा ब्रॉड कर रहे हैं। तो ब्रॉड में क्या कर रहे हैं? इंप्रूव प्रोडक्टिविटी के जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, हम वो इसलिए करते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करें। प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर आपका इक्विपमेंट सही चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है? एंड
ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्लांट्स। तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्लांट जो है वो इफेक्टिव होगा, सही चलेगा, कोई मसला उसमें नहीं आएगा। मसला उसमें ये तो आ तो सकते हैं, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमें उसकी प्रोडक्शन के लिए जरूरत होगी तो वो तैयार होगा। So predictive maintenance is not vibration monitoring or thermal imaging or lubricating oil analysis or any other non-destructive test techniques that are being marked as predictive maintenance tools। ये हमारे tools हैं, इनकी वजह से हम अचीव करेंगे। और अचीव क्या करेंगे? प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्लांट्स। Predictive maintenance is a philosophy or attitude that, simply stated, uses the actual operating condition of plant equipment and systems to optimize total plant operation। यानी पूरे के पूरे प्लांट के जो ऑपरेशन है उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, और इस ऑप्टिमाइजेशन को हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कह रहे हैं। A comprehensive predictive maintenance management program utilizes a combination of the most cost-effective tools। तो हम टूल्स इस्तेमाल करेंगे, यानी हमने मेंटेनेंस मैनेजमेंट करनी है, तो हमने यानी डिसाइड कर लिया, तो हम क्या करेंगे? टूल्स यूज करेंगे। उन टूल्स में क्या शामिल है? वाइब्रेशन मॉनिटरिंग, थर्मोग्राफी, ट्राइबोलॉजी, एटसेट्रा। यानी और भी हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो ज़ाहिर अगले सेक्शन में करेंगे। टू ऑब्टेन द एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ क्रिटिकल प्लांट सिस्टम एंड बेस्ड ऑन दीज एक्चुअल डेटा शेड्यूल ऑल मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑन एन एज नीडेड बेसिस। तो ये जो हम सब कुछ करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में, जो इसमें शामिल हैं, तो इससे हम क्या करेंगे? ऑब्टेन एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन हमको मिल जाएगा क्रिटिकल प्लांट सिस्टम्स का। यानी हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हर एक चीज पे नहीं करेंगे, उसके लिए हमने सिलेक्ट करना है कि किस पे करना है, कौन से इक्विपमेंट पे करना है, क्योंकि उसको हमने फेल नहीं होने देना। तो उसके क्रिटिकल सिस्टम्स को हमने टारगेट करना है, और फिर क्या करना है? बेस्ड ऑन दिस एक्चुअल डेटा शेड्यूल ऑल मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑन एज नीडेड बेसिस। तो उसकी मेंटेनेंस को शेड्यूल करना है कि कब उनकी जरूरत होगी, और उनकी जरूरत कब होगी तो जाहिर है हम ये टेस्ट करके उसको मालूम करते हैं। सो including predictive maintenance in a comprehensive maintenance management program will provide the ability to optimize the availability of process machinery and greatly reduce the cost of maintenance। यानी जब आप लोग मेंटेनेंस करते हैं तो मुख्तलिफ इक्विपमेंट को आप मुख्तलिफ मेंटेनेंस टाइप पे डाल देते हैं। तो अगर उसमें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी है, यानी आपने रन टू फेलियर पे रखा है कुछ को आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे रखा है, कुछ को करेक्टिव मेंटेनेंस पे रखा है, तो अगर उसमें ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी आपने शामिल किया है, तो आप यानी बढ़ा सकते हैं अपने इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी। सो क्या है? प्रोवाइड द एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेस मशीनरी एंड, यानी आपकी जो मशीनरी है वो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और ग्रेटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कम कैसे होगी, ये हमने काफी डिस्कस किया है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इस तरह कम होगी कि हमको पहले से पता हो कि कब फेलियर होगा। अगर पहले से पता हो तो हम एज नीडेड बेसिस पे अपने लिए स्पेस का जो टूल्स और इक्विपमेंट हमें यूज होंगे मेंटेनेंस में, उनका बंदोबस्त कर लेंगे। तो जब ये सारी चीजें हम पहले से कर लेंगे और
कोई अचानक का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो कॉस्ट मेंटेनेंस की कम हो जाएगी। क्योंकि आप जब ब्रेकडाउन होता है तो वो जो लॉसेस हैं वो आप मेंटेनेंस में नहीं गिनते, उसको उस कॉस्ट को भी मेंटेनेंस में शामिल होना चाहिए कि अगर आपकी मेंटेनेंस ठीक होती तो ये वाला लॉस आपका ना होता। इट विल आल्सो प्रोवाइड द मींस टू इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। अब अगर आपका इक्विपमेंट अच्छा चल रहा है, हर एक चीज उसकी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, तो जो प्रोडक्ट आप उससे बना रहे हैं उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। वो अच्छी क्वालिटी का इक्विप जो भी पार्ट्स आप बना रहे हैं वो अच्छा बनाएगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी आप ज्यादा पार्ट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्लांट, इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जाहिर है आप अच्छी क्वालिटी की चीजें बना रहे हैं, ज्यादा बना रहे हैं, कोई फेलियर नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि यू आर एबल टू मीट द डेडलाइंस के कब कौन से वेंडर को या कौन से जो आपके डीलर्स हैं उनको सप्लाई देंगे, उन्होंने आगे बेचना है। तो अगर ये सारी चीजें तरीके से हो रही हैं, उसमें कोई अनशेड्यूल्ड काम नहीं हो रहा, तो इट वुड बी अ वेरी गुड सेटअप। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इज ए कंडीशन ड्रिवन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है। मैं बार बार आपको बताता हूं ताकि आपको भूले ना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आप देखते हैं इंडस्ट्रियल एवरेजेस को। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या कर रहे हैं, कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम होता है आपका, यानी आप कंडीशन मालूम करते हैं इक्विपमेंट का कि किस हालत में है। कंडीशन जब आप मालूम करते हैं तो आपको जो बिल्कुल ठीक होता है उसका भी पता होता है कि अगर बिल्कुल ठीक हो, नया हो, तो ये उसकी कंडीशन होती है। और जब वो चल जाए तो थोड़ा ज़ाहिर है खराब तो होता है वक्त के साथ साथ, तो आपको पता चलता है कि ये है, ये इतना डिग्रेड हो गया, इतना डिग्रेड हो गया। और जो फाइनल जब आपको उस पे मेंटेनेंस लाजमी चाहिए होगी वो वाला कंडीशन आ जाएगा, तो वो भी आपको यानी आइडेंटिफाई करना है। आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद फेलियर होता है, तो वो जो पॉइंट है उससे पहले आपने मेंटेनेंस करनी है। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल होगा। उन डेटा को भी हमने नाम दिया हुआ है, तो ये अभी डिस्कस करते हैं। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन इंडस्ट्रियल और इन प्लांट एवरेज लाइफ स्टेटिस्टिक्स, ये MTTF हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, मीन टाइम टू फेलियर, टू शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटीज। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस uses direct monitoring of the mechanical condition, system efficiency, and other indicators to determine the actual MTTF or loss of efficiency for each machine, train, and system in the plant. So इंडस्ट्रियल एवरेजेस हम उस पे नहीं जाएंगे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में, क्योंकि अब हमारे पास टूल्स हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो हम उनके जरिए से पहले ही मालूम कर लेते हैं कि मैकेनिकल कंडीशन इक्विपमेंट की क्या है, सिस्टम की एफिशिएंसी जब बिल्कुल ठीक था तो क्या चल रही थी और अब क्या चल रही है। तो ये हमारे इंडिकेटर्स हैं और इनकी वजह से हम मीन टाइम टू फेलियर जो है उसको बढ़ा सकते हैं और अपने प्लांट को ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं। At best, traditional time-driven method provide a guideline to normal machine train lifespan. जो टाइम ड्रिवन यानी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ये है टाइम ड्रिवन, तो वो हमें गाइडलाइन दे सकता है। हमें पता होगा कि अगर ये 10,000 घंटे चलता है तो 10,000 घंटे अगर पूरे हो गए हैं तो अब इस इक्विपमेंट की कंडीशन क्या है। The final decision in preventive or run to failure program
on repair or rebuild schedules must be made on basis of intuition and personal experience of machine maintenance. Maintenance manager. The addition of a comprehensive predictive maintenance program can and will provide actual data on actual mechanical condition of each machine train and operating efficiency of each process. These data provide the maintenance manager with actual data for scheduling maintenance activities. यानी जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के अलावा टेक्निक्स हैं वो हमने नाम दे दिए हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रन टू फेलियर या करेक्टिव मेंटेनेंस. उसमें क्या होता है, जो डिसीजन करने वाला यानी मेंटेनेंस मैनेजर है, जो सबसे सीनियर शख्स है जिसने के देख के डिसाइड करना है कि कब मेंटेनेंस करनी है, तो उसने देख के करना है. इसका मतलब ये है कि उसका अपना ख्याल है, इंट्यूशन उसका क्या है, अपने तजर्बे से वो डिसाइड करेगा कि अब हमें मेंटेनेंस कर लेनी चाहिए. लेकिन कंप्रिहेंसिव प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस प्रोग्राम अगर हो तो फैक्चुअल डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा. जो एक्चुअल कंडीशन है इक्विपमेंट की वो हमें मालूम होगी, तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि मजीद ये कितना चलेगा और कितना हमें उसको चलाना चाहिए. इसमें भी ज़ाहिर एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए, और वो जो हम डेटा लेते हैं उस डेटा को एनालाइज करने की सलाहियत चाहिए. तो इसमें जो मेंटेनेंस मैनेजर है उसका ज्यादा क्वालिफाइड होना ज्यादा जरूरी है. जो बाकी तरीके हैं उसमें उसकी क्वालिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो ये वाला आदमी जो इस सब को देखेगा और डिसाइड करेगा वो ज्यादा एक्सपेंसिव वर्कर होगा आपका. A predictive maintenance program can minimize unscheduled breakdowns of all mechanical equipment in the plant and ensure that repair equipment is in acceptable mechanical condition. The program can also identify machine train problems before they become serious. Most mechanical problems can be minimized if they are detected and repaired early. Normal mechanical failure modes degrade at a speed directly proportional to their severity. यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा और वो बात ये है कि ये लीनियर रिलेशन नहीं होगी कि फेलियर की तरफ जा रहा है. यानी आज जो है से एक हफ्ते में 1 मिलीमीटर जो है वो शाफ्ट का डाया कम हो गया तो अगले हफ्ते भी 1 मिलीमीटर कम होगा और इसी तरह चलता जाएगा. और आपने डिसाइड किया है कि जब 5 मिलीमीटर साइज कम हो जाएगा तो आप रिपेयर करेंगे. ये जो पहला 1 से मिलीमीटर है वो जो कम होता है उसमें शायद से 1 महीना लगता है, लेकिन जो अगला मिलीमीटर है उसमें 15 दिन लगेंगे. तो ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं है. तो अगर आप इस तरीके से यानी सोच रहे होंगे तो वो गलत होगा. So normal mechanical failure modes degrade at a speed directly proportional to their severity. If the problem is detected early, major repairs in most instances can be prevented. Simple vibration analysis is predicted on two basic facts. तो आप जब वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं तो उसको दो अहम फैक्ट्स पे बेस करते हैं. All common failure modes have distinct vibration frequency component that can be isolated and identified. वाइब्रेशन मोड्स, वाइब्रेशन का जब कोई इक्विपमेंट जो है यहाँ पे कहीं मेंशन हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है, तो फिर मैं खुद ही यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेता हूँ. उसको हम कहते हैं बेसलाइन डेटा. जब इक्विपमेंट बिल्कुल सही हालत में हो और जो डेटा हमने लिया होगा, ये याद रखें कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में अब हमारे पास डेटा होता है. तो जहां पे डेटा नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस नहीं है, या
एग्जैक्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं है, होगा ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ही कोई तरीका, लेकिन ज्यादा कंप्रिहेंसिव नहीं होगा। तो बेसलाइन डेटा आपके पास होगा, बेसलाइन डेटा से आप कंपेयर करते हैं नेक्स्ट जो डेटा आ रहा है, और वो जो फर्क है वो मशीन की डिग्रेडेशन है। आप जब एक दफा मशीन की मेंटेनेंस कर लेंगे तो उसके बाद जो मेंटेनेंस के बाद जो डेटा आपको मिलेगा वो आपका सेकेंड बेस लाइन डेटा होगा, मेंटेनेंस के बाद वाला। जो आपका नया इक्विपमेंट है, आप मेंटेनेंस के बाद वाला जो बेसलाइन डेटा है वो दोनों बराबर नहीं हो सकते, उन दोनों में फर्क होगा। तो ये वाला जो मेंटेनेंस के बाद का बेसलाइन डेटा है, अब तो आपका बेसलाइन डेटा यही है, इसी के साथ आप इक्विपमेंट के बाकी जो वियर है उसको कंपेयर करेंगे। लेकिन बताना था कि जो बिल्कुल नया होता है तो उसको अचीव करना काफी मुश्किल होता है, तो अमूमन हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अभी हम वाइब्रेशन से अंदाजा लगा रहे हैं कि इक्विपमेंट जो है वो किस हालत में है, तो हमें जो पहला बेसलाइन डेटा है उसका पता है, और इसके बाद जो ऑल कॉमन फेलियर मोड्स हैव डिस्टिंक्ट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, तो उसके जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे हमें पता है, और जब ये फेलियर आ रहा है तो उसका अपना कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा। तो जब हम ये प्लॉट्स देखेंगे वाइब्रेशन के, तो हमें उसमें से आसानी से जो फेलियर का कंपोनेंट है, जो यानी जिस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये फेलियर की तरफ लेके जा रहा है, तो हम उसको देखेंगे। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच डिस्टिंक्ट वाइब्रेशन कंपोनेंट विल रिमेन कांस्टेंट अनलेस देयर इज अ चेंज इन ऑपरेटिंग डायनामिक्स ऑफ मशीन ट्रेन। जो मशीन के एम्पलीट्यूड्स हैं, जो मुख्तलिफ मोड्स हैं वाइब्रेशन के, तो चूंकि मोड्स भी कांस्टेंट होंगे, किसी खास फ्रीक्वेंसी के होंगे, तो इसी तरह उनके एम्पलीट्यूड भी खास होंगे, उनका हमको पहले से पता होगा। तो अगर एम्पलीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई फेलियर मोड बीच में आ रहा है। So predictive maintenance that utilizes process efficiency, heat loss, or other non-destructive techniques can quantify the operating efficiency of non-mechanical plant equipment system. प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में हम क्या यूटिलाइज कर रहे हैं? प्रोसेस एफिशिएंसी की एफिशिएंसी पहले से 80% थी, अब कितनी है? एफिशिएंसी को नापने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह एक जैसा तरीका हो। मसलन आप 100 पीसेस बनाते हैं, उसमें से 10 डिस्कार्ड होते हैं, 90 एक्सेप्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपकी एफिशिएंसी जो है, जो आप अचीव करते हैं वो 90% है। बाकी तो जाहिर है जो 10 आप डिस्कार्ड करते हैं उनकी कास्ट जो है वो बाकी 90 पे ही आ जाती है। लेकिन अगर ये 90 से नीचे आ जाते हैं, से 85 आपके पास एक्सेप्टेबल पार्ट्स बनते हैं और 15 आप रिजेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका इक्विपमेंट जो है वो सही काम नहीं कर रहा और एफिशिएंसी उसकी कम हो रही है। हीट लॉसेस, इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं। जो आपका इक्विपमेंट नया था, आप 100 से BTU सप्लाई कर रहे थे, और जो काम वहां से आप हासिल कर रहे थे वो 60 BTU का था और वो चल रहा था। अब आप 120 सप्लाई कर रहे हैं और आप यानी वही जितना इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके हीट लॉसेस जो है वो 20% इंक्रीज हो गए। और other non-destructive techniques can quantify the operating efficiency of non-mechanical plant equipment system. These techniques, used in conjunction with vibration analysis, can provide the maintenance manager or plant engineer with factual information that will enable him to achieve optimum reliability and availability from the plant.
तो ये सारी चीजें हैं, उनमें सबसे जो कॉमन है, जो ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है वाइब्रेशन एनालिसिस। तो वाइब्रेशन एनालिसिस को हम हर जगह बीच में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये और भी टेक्निक्स जो हमने डिस्कस की हैं, यानी एफिशिएंसी, हीट लॉस, इसमें बिजली का हम कर सकते हैं कि पहले जो एम्पेयर थे उससे 400 मशीन ले रही थी, अब 500 ले रही है या 450 ले रही है। इसका मतलब ये है कि मशीन अब चलने के लिए ज्यादा एम्पेयर ले रही है, तो मशीन अब उस हालत में नहीं है जो कि पहले थी। There are 5 non-destructive techniques normally used for predictive maintenance management. तो क्या क्या हम इसमें शामिल करते हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट किया है। वाइब्रेशन मॉनिटरिंग हम टॉप पे रखा है कि हमारे इक्विपमेंट जो है उसकी वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं। तो सबसे पहले, और शायद सबसे आसान भी होगा, पहले तो ज़ाहिर मुश्किल था, अब जो मुख्तलिफ सेंसर्स वगैरह हैं ये आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी हो गए हैं। अब हम खुद मैनेज कर सकते हैं कि उसको एनालाइज करें। का यानी सालों पहले जब हम इस तरह का कोई प्रोग्राम करते थे, तो कहीं से हमारे जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो आके ये सारा कुछ करते थे। तो वो गेजेस वगैरह सारे इस किस्म के लगाते, मॉनिटर करते इक्विपमेंट को, और फिर हमें एडवाइस करते कि क्या है। यानी उनका काफी एक्सपीरियंस होता, और वो आते और चंद दिनों में हमें मॉनिटर करके बताते थे। तो थोड़ा एक्सपेंसिव काम था। अब हमने एक्सपेंसिव काम जो है वो खुद कर लिया है, यानी वो जो सारे वो गैजेट्स इस्तेमाल करते थे अब हमने खुद रख लिए। तो अब हम सिर्फ डेटा एक्सचेंज करते हैं, उनको डेटा बताते हैं। तो वो पेशावर में हो बैठे हो, लाहौर में बैठे हो, कराची में हो, लंदन में हो, न्यूयॉर्क में हो, ये डेटा हम उनके साथ शेयर करते हैं और वो हमें बता देते हैं कि आपकी इक्विपमेंट की कंडीशन क्या है, कब उसको मेंटेनेंस चाहिए होगी। प्रोसेस पैरामीटर मॉनिटरिंग, प्रोसेस पैरामीटर मॉनिटरिंग में चंद तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। यानी ये जो प्रोसेस एफिशिएंसी है, ये कोई प्रोसेस पैरामीटर नहीं है। प्रोसेस पैरामीटर में क्या है, आप कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं और कितना आपने यूज करना है, तो बाकी कहाँ जा रही है। आप उसको कितना वाटर सप्लाई दे रहे हैं, कितना फ्यूल सप्लाई दे रहे हैं, कितना करंट दे रहे हैं, कितनी वोल्टेज दे रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये प्रोसेस मॉनिटरिंग में आती हैं। थर्मोग्राफी, जो हमने थर्मल इमेजिंग की बात की है, सो दैट इज थर्मोग्राफी। ट्रिबालोजी, ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हैं, ये जो बेयरिंग्स हैं, ज़ाहिर लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ इस्तेमाल होता है, बेयरिंग्स में इस्तेमाल होता है। तो इनकी जो देखभाल है उसको हम ट्रिबालोजी कहते हैं। तो इसमें जब वियर होता है तो कुछ पार्टिकल्स अलहदा हो जाते हैं आपके जो मूविंग सरफेसेस हैं उससे, तो उनका हम काउंट रखते हैं कि जब नया था तो जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल चेक करते थे तो उसमें से 10,000 पीसेज होते थे। अब 2 साल बाद जब हम चेक करते हैं तो 20,000 पीसेज होते हैं। इसका मतलब ये है कि वेयर जो है वो अब तेज हो गया है। विजुअल इंस्पेक्शन, यानी सारी चीजें जो हम ये करते हैं ये तो जरूरी हैं, लेकिन विजुअल इंस्पेक्शन जो है, जो कि हम शुरू से मुख्तलिफ जो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है उसमें बताते हैं, तो उसकी अहमियत गई नहीं है, तो इट इज स्टिल देयर। ईच टेक्निक has a unique data set that will assist the maintenance manager in determining the actual need for maintenance. तो डेटा सेट होगा वही जो हमने कहा है कि बेसलाइन डेटा है, ये हमारे पास अवेलेबल होगा, और उसके बाद का जो डेटा है वो भी आता रहेगा। हम कंपैरिजंस करते रहेंगे और उससे हम
रिजल्ट्स कंक्लूड करते रहेंगे। लेकिन इन जो भी टेक्निक हम यूज करेंगे उसका अपना डेटा सेट होगा। यानी वाइब्रेशन मॉनिटरिंग का अलग होगा, थर्मोग्राफी का अलग होगा, ट्रिबायोलॉजी का अलग होगा, और जो प्रोसेस मॉनिटरिंग के जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं वो अलग होंगे। सो हम क्या देखना चाहेंगे आप? डिटरमिनिंग ईच टेक्निक हैज यूनिक डेटा सेट दैट विल असिस्ट द मेंटेनेंस मैनेजर इन डिटरमिनिंग द एक्चुअल नीड फॉर मेंटेनेंस। तो एक्चुअल नीड फॉर मेंटेनेंस कैसे हमें पता चलेगा? हाउ डू यू डिटरमिन विच टेक्निक और टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड इन योर प्लांट? आपके प्लांट में हमें क्या चाहिए? थर्मोग्राफी चाहिए, ट्रिबायोलॉजी चाहिए, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग चाहिए, क्या चाहिए? हाउ डू यू डिटरमिन द बेस्ट मेथड टू इम्प्लीमेंट ईच ऑफ द टेक्नोलॉजीज? उन जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं उनमें से क्या कैसे हम इस्तेमाल करेंगे? इफ यू लिसन टू द सेल्स मैन फॉर द वेंडर्स दैट सप्लाई predictive maintenance systems, he is the only solution to your problem. How do you separate the good from the bad? Most comprehensive predictive maintenance programs will use vibration analysis as the primary tool. थोड़ा सा ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप का अपना एक्सपीरियंस कम है और जो सेल्स पर्सन है जिसने आप पे ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के टूल्स बेचने हैं, तो वो उसके पास जो भी टूल होगा वही वो कहेगा कि सबसे बेस्ट है इस मेंटेनेंस के लिए। तो अपने जो सेल्स पर्सन है उसकी यानी बातों में नहीं आना, आपने खुद डिसाइड करना है। और आपको पता होना चाहिए हाउ डू यू सेपरेट द गुड फ्रॉम द बैड। जो वो अच्छा बता रहा है तो उसमें से अच्छा कितना है और खराब कितना है। लेकिन जो आपके जो भी इक्विपमेंट है उसमें जो वाइब्रेशन एनालिसिस है ये अमूमन सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। तो अगर आपका जो इक्विपमेंट है वो भी उसमें भी वाइब्रेशन का कोई अमल दखल एक्सपेक्टेड है तो सबसे पहले इसी पे जाना होगा आपको। Since the majority of normal plant equipment is mechanical, vibration monitoring will provide the best tool for routine monitoring and identification of incipient problems. इन ऊपर हमने कहा है कि आपको जो वेंडर है जो उसने आप पे मशीन ये जो मुख्तलिफ टेस्ट के तरीके वाली चीजें हैं ये बेचनी है, तो वो आपको और भी बहुत सारी चीजें बताएगा, लेकिन वाइब्रेशन जो है उमूमन ये सबसे पहला होगा जो आपने लगाना होगा। However, vibration analysis will not provide the data required on electrical equipment, areas of heat loss, condition of lubricating oil, or other parameters that would be included in your program. तो जहाँ पे और डेटा चाहिए आप मुख्तलिफ किस्म का तो वो साथ आप ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए कि उनमें हीट कहाँ ज्यादा है या लुब्रिकेटिंग ऑयल क्यों कितना खराब हो रहा है और बाकी पैरामीटर्स आपको क्या बता रहे हैं। तो दिस वाज अबाउट प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में अब आपको काफी पता चल गया है। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में हमने क्या करना है और कैसे करना है।